हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 19 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी जो है रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहां पर आयोजित अमर उजाला वुमेन अचीवर्स अवार्ड समारोह में महिलाओं को सम्मानित किया? तो ये जो समारोह था ये लखनऊ में आयोजित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की मंथली PDF डाउनलोड करनी है, यानी कि जनवरी मंथ या फिर फरवरी मंथ 2022 की PDF डाउनलोड करनी है, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना? तो ये बना है हमारा देश भारत, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा बना? तो ये बना है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी कौन सी बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई EV यानी कि माई इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर निर्मित स्वदेशी तोप धनुष का परीक्षण पूरा हो चुका है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आयुध निर्माणी कानपुर। स्वदेशी तोप धनुष सरहद पर गरजने के साथ ही दुश्मनों पर गोले बरसाकर मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है, यानी ये पूरी तरह से जो है तैयार हो चुकी है। कानपुर आयुध निर्माणी में निर्मित इस तोप का हाल ही में पोखरण में परीक्षण पूरा हो चुका है। यानी दोस्तों, ये जो तोप है इसका निर्माण कानपुर आयुध निर्माणी में जो है इसका निर्माण किया गया है और हाल ही में पोखरण में इसका परीक्षण किया गया है। इस दौरान धनुष ने बिना रुके 180 राउंड गोले बरसाकर के पाकिस्तानी सीमा तक अपनी धमक पहुंचा दी। इतना ही नहीं, इसने 25 किलोमीटर के उबड़ खाबड़ रास्ते पर भी दौड़ लगाई है। तो दोस्तों, ये जो तोप है स्वदेशी धनुष नाम से, तो ये जो है पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो निर्माण है वो कहाँ पर किया गया? तो कानपुर आयुध निर्माणी में इसका जो है निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी के खिड़किया घाट को अब किस नाम से जाना जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नमो घाट के नाम से। नमो घाट के रूप में वाराणसी को जल्द ही 85वां घाट मिलने जा रहा है। दरअसल वाराणसी में गंगा नदी के किनारे स्थित खिड़किया घाट को अब नमो घाट के रूप में जाना जाएगा। इस नमो घाट पर नमस्ते करते हुए 3 जोड़े हाथ की आकृति बनाई गई है।
इस घाट पर 25 फीट लंबी और एक उससे थोड़ी छोटी नमस्ते प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी हैं। वहीं इस घाट पर चौथी आकृति बनने की तैयारी है, जिसकी ऊंचाई 75 फीट होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी में गंगा नदी के किनारे स्थित खिड़किया घाट को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो नमो घाट के रूप में इसे अब जो है जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए इन 3 संस्थाओं यूपीडा, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू के अनुबंध की अवधि को कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष के लिए। सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में आईआईटी कानपुर व आईआईटी बीएचयू अगले 3 वर्ष तक और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूपीडा से जुड़े रहेंगे। डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए इन 3 संस्थाओं के बीच हुए अनुबंध की अवधि को 3 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत इसमें ड्रोन, छोटे फाइटर प्लेन, 360 डिग्री मूविंग फाइटर प्लेन, कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस आदि तकनीकी को विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आईआईटी बीएचयू और आईआईटी कानपुर जो है ये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से अगले 3 सालों तक और जुड़े रहेंगे, यानी इनके बीच जो अनुबंध था वो 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। और ये जो अनुबंधन है यानी आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू और यूपीडा ये मिलकर के जो है किस चीज का विकास करेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ड्रोन है, छोटे फाइटर प्लेन है, 360 डिग्री मूविंग फाइटर प्लेन, इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम और वायरलेस आदि तकनीकी का जो है विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया, जो बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से एक अभिनव पहल है। इसका गठन एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स द्वारा किया गया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता के साथ टिकाऊ और हरित प्रौद्योगिकियों का संयोजन करने वाला एक बहुत ही अनूठा नवाचार है। डिजिटल वाटर डाटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की एक सूची है। यह पानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। यह जल सुरक्षित दुनिया को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य आधारित नीतियां और निर्णय लेने में मदद करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये कहां पर लॉन्च किया गया, तो ये जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसका काम क्या होगा, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जो पहला डिजिटल वाटर बैंक है ये क्या होता है और एक्वेरियम ये क्या है। तो दोस्तों डिजिटल वाटर डाटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की एक सूची है। ये पानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। ये जल सुरक्षित दुनिया को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य आधारित नीतियां और निर्णय लेने में मदद करता है। अब ये एक्वेरियम क्या है, तो एक्वेरियम जो है भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है। यह एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स की एक पहल है, जो ऐसी कंपनी है जिसके पास सभी को पेयजल और स्वच्छता प्रदान करने के लिए स्थायी पहल में विशेषज्ञता है। एक्वेरियम का इरादा लगभग 10 लाख युवाओं को पानी, स्वच्छता, जल भूवैज्ञानिक विज्ञान और डेटा विज्ञान में प्रशिक्षित करने का है। यह आईटी, कौशल विकास और उद्यमिता के साथ टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का संयोजन करने वाला एक अनूठा नवाचार है। और दोस्तों ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक भारत को जल उद्यमी और वाटर पॉजिटिव बनाना है। तो यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहां पर लॉन्च किया गया, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में ये लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों यहां पर कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। तो यहां पर मैप में देखेंगे कि कर्नाटक कहां पर है, तो यहां पर आप मैप में देख सकते हैं ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक ये भारत की किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है, तो यहां पर आप देखेंगे गोवा, इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा को टच करता है कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक की कैपिटल क्या है, तो बेंगलोर कर्नाटक की कैपिटल है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो बसवराजु बोम्मई कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है, तो थावरचंद गहलोत वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर हैं। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 28 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है।
और 12 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों कर्नाटक से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखने हैं, तो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है ऑडियो रिवीजन करके, उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप खबरी एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको यूपी एग्जाम क्रेजर के नाम से चैनल शो होगा, जिसे आपको फॉलो कर लेना है। और उसके बाद आप जो है जितने भी ऑडियो वहां पर मैं अपलोड करूंगा तो सारे ऑडियो आप आसानी से सुन सकेंगे। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैरोलिना बिलावस्का। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कैरोलिना बिलावस्का, जिन्होंने 2021 का मिस वर्ल्ड खिताब जीता है। पुएर्टो रिको में आयोजित हुई 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का विजेता रही। सबसे लंबे समय तक राज करने वाली मिस वर्ल्ड जमैका की टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2021 फाइनल और कोरोनेशन नाइट में अपने उत्तराधिकारी का ताज पहनाया। साल 2021 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में अमेरिका की सैनी फर्स्ट रनर अप रही। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2021 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में कौन विजेता रहा? तो कैरोलिना बिलावस्का ये मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता रही। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है एमवी राम प्रसाद बिस्मिल जहाज, जो कि गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज बना। एमवी राम प्रसाद बिस्मिल गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बना। एमवी राम प्रसाद बिस्मिल जहाज ने हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह तक भारी माल ढुलाई को पूरा कर यह दर्जा हासिल किया। ये मालवाहक जहाज 16 फरवरी 2022 को कोलकाता के हल्दिया डॉक से रवाना होकर के 15 मार्च को गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसमें 1793 मीट्रिक टन यानी 1793 मीट्रिक टन स्टील की रोड के साथ इसने यह सफर पूरा किया है। तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज कौन सा बन गया है? तो ये बना है एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। और ये जो जहाज है इसने हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह तक भारी माल ढुलाई को पूरा करके ये रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन है, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 13 नदियों के। केंद्र सरकार ने 13 प्रमुख नदियों को वानिकी हस्तक्षेप यानी वन लगाकर फिर से जीवंत करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य संचयी वन क्षेत्र को 7400 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान को मिली शुरुआती सफलता के बाद अब यमुना, नर्मदा, झेलम और महानदी सहित देश की 13 प्रमुख नदियों के संरक्षण का भी फैसला लिया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने जो है अभी 13 प्रमुख नदियों को वानिकी हस्तक्षेप से फिर से जीवंत करने की योजना बनाई है। यानी जो देश की 13 प्रमुख नदियां हैं उनकी जो है साफ सफाई से लेकर के सारी, जिस तरह से गंगा नदी को स्वच्छ बनाया गया है उसी तरीके से और भी जो देश की प्रमुख 13 नदियां हैं उनका भी संरक्षण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेजर रेमन का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेसलर। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे एक प्रमुख रेसलर, इनका नाम क्या था? तो रेजर रेमन इनका नाम था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। WWE के प्रसिद्ध रेसलर रेजर रेमन का 63 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। रेजर रेमन 2 बार WWE हॉल ऑफ फेम और 4 बार WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे। वह 2 बार स्टॉक हॉल WWC यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप और USWA यूनिफाइड वर्ल्ड हैवीवेट
चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। तो दोस्तों ये एक जाने माने रेसलर थे। तो यहाँ पर आपको इनका नाम अच्छे से ध्यान रखना है, रेजर रेमन। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में रेजर रेमन का निधन हुआ, ये कौन थे, तो ये एक प्रसिद्ध रेसलर थे। और कितनी वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ, तो 63 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने हेतु किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की ओर से पेश किया गया था। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया गया है। तो यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 15 मार्च को कौन से दिवस के रूप में जो स्थापित किया गया है, तो इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। किस डेट में, तो ध्यान रखना है 15 मार्च को। अब दोस्तों यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन। यहाँ पर आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जो है इसके 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें कि इसके प्रमुख 6 अंग कौन कौन से हैं, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, जनरल असेंबली, इसके अलावा सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और प्रन्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो ये जो 6 नाम हमने आपको बताए, ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई लॉन्च की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई लॉन्च की। नितिन गडकरी ने भारत को 2047 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन में मदद हेतु पूरी तरह से हाइड्रोजन द्वारा संचालित भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई लॉन्च किया है। टोयोटा मिराई को टोयोटा कार्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा भारतीय सड़कों और जलवायु परिस्थितियों में टोयोटा मिराई के प्रदर्शन का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नितिन गडकरी ने देश की पहली हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च की है और इसका नाम क्या है, तो टोयोटा मिराई इसका नाम है। दोस्तों ये जो टोयोटा मिराई है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो मॉडल है इसका वो 2014 में पेश किया गया था और उसके बाद उसमें कई सारे सुधार किए गए। और दूसरा जो मॉडल है वो 2019 में पेश किया गया और उसके बाद जो है उसमें भी कई सारी कमियां थी, उसमें सुधार किए गए और अब जो है इसका जो मॉडल है वो पेश किया गया है टोयोटा मिराई का। तो ये इस बार माना जा रहा है कि दुनिया की सबसे उन्नत ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन होगी टोयोटा मिराई। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत की पहली और दुनिया की सबसे उन्नत किस्म की ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई किसने लॉन्च की है, तो नितिन गडकरी ने इसे लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे 19 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी वनडे में 250 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, झूलन गोस्वामी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, ऑस्कर में नामांकित होने वाली भारत की पहली डॉक्यूमेंट्री वृत्तचित्र फिल्म कौन सी बनी? ऑप्शन नंबर ए है कागज की कश्ती, बी है राइटिंग विद फायर, सी है चीर हरण और डी है लेडीज फर्स्ट। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।